भारत में खनिज संसाधन, धात्विक खनिज में 3 खनिज रह गए थे, क्रोमाइट, टिन और बायराइट्स, जो कि सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से बार बार। ये वीडियो छूटे हुए धातुओं को पढ़ाने के लिए है और साथ में धात्विक खनिजों के उपयोग से संबंधित सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि जैसे मिश्र धातुएं पूछ ली जाती हैं, जैसे कि जर्मन सिल्वर है ना, किस धात्विक समूह से बनाया जाता है? जर्मन सिल्वर 3 धातुओं से मिलाकर बनाया जाता है। इस तरह से बायराइट का मुख्य उपयोग क्या है, इस सवाल पूछे गए हैं। तो धातुओं के मुख्य उपयोग इसमें बता दूंगा और जो छूटी हुई धात्विक खनिज हैं उन पर चर्चा हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। क्रोमाइट, ठीक है। भारत में क्रोमाइट का 95% भंडार। पहले तो आप जान लीजिए कि ज्यादातर धात्विक खनिजों में उड़ीसा नंबर 1 है। क्रोमाइट निकेल का नाम साथ साथ आता है। उड़ीसा क्रोमाइट में भी नंबर 1 है और निकेल में भी नंबर 1 है। क्रोमाइट निकेल दोनों का इस्तेमाल लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है, स्टील बनाने में किया जाता है। ये दोनों स्टील बनाने के लिए ही इनका मुख्य उपयोग है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए क्रोमाइट और निकेल का नाम हमेशा साथ साथ आता है। 95% क्रोमाइट भंडार उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में सुकिंदा घाटी है, कटक जिले में। उड़ीसा के कटक जिले में सुकिंदा घाटी। कटक कहाँ है? बिल्कुल तट पर है। आपने कभी कटक को ध्यान से देखा है मैप में? देखा करिए। सवाल खासकर आईएएस एग्जाम में ऐसे ही बन जाएंगे कि पूर्वी तट पर स्थित 4 नगरों में से कौन सा तट पर नहीं है, है ना? तो मुश्किल खड़ा हो जाता है। कटक बिल्कुल तट पर स्थित है। तो भुवनेश्वर के उत्तर में, आप मैप में देखेंगे तो भुवनेश्वर के उत्तर में कटक है। तो यहाँ पे हाँ, तो कटक में सुकिंदा घाटी है। सुकिंदा घाटी में ही ज्यादातर क्रोमाइट पाया जाता है। तो सुकिंदा घाटी क्रोमाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्रोमाइट उत्पादन में उड़ीसा का एकाधिकार है। क्रोमाइट से क्रोमियम बनाया जाता है। क्रोमाइट एक अयस्क है। क्रोमाइट एक मेटल ओर है। उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? क्रोमियम। क्रोमियम स्टील पर चमक चढ़ाने के लिए आमतौर पर प्रयोग होता है। जैसे मोटरसाइकिल के पहियों के जो रिंग होते हैं, मोटरसाइकिल के पहियों के रिंग या साइकिल का हैंडल, जो उसकी साइकिल की जो घंटी होती है उसका जो चमक होता है, ऊपर चमकता रहता है जो स्टील, वो एक तरह से रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रोमाइट का रंगने के लिए। इसके अलावा स्टील, ठीक है, स्टेनलेस बनाने के लिए, स्टेनलेस स्टील तैयार करने में भी क्रोमाइट का इस्तेमाल किया जाता है ना। चमक चढ़ाने के लिए आजकल मोटरसाइकिलों में क्रोम मॉडल आ रहे हैं। वो ऐसे उसका नाम ही पड़ा है, क्रोम मॉडल। क्रोम मतलब कि उसमें जगह जगह पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है ना। रॉयल एनफील्ड में एक क्रोम मॉडल आता है, उसमें क्रोम का जगह जगह मतलब चमकीली परत का इस्तेमाल किया गया है ज्यादा। तो चमक चढ़ाने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्रोमियम का स्टेनलेस स्टील बनाने में। तो क्रोमियम प्राप्त किया जाता है और क्रोमियम का उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में होता है ना। स्टेनलेस स्टील 4 धातुओं से मिलाकर बनाई जाती है, केवल क्रोमियम से नहीं बनता है। सबसे पहले तो स्टील में लोहा लगता है ना, ये याद कर लीजिए। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, इन चारों चीजों को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, स्टेनलेस स्टील में मैग्नीज का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? यहां पर मैग्नीज नहीं है। जबकि जब हम लोहा इस्पात उद्योग पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि लोहा इस्पात उद्योग में यानी स्टील बनाने में मैग्नीज प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लोहे के बाद सबसे ज्यादा मैग्नीज का इस्तेमाल होता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील बनाने में मैग्नीज का उपयोग नहीं है। निकेल के भंडार, क्रोमियम हो गया, क्रोमियम के बाद निकेल का भी उल्लेख कर दे रहे हैं क्योंकि लोहे का और मैग्नीज का उल्लेख तो हो ही गया है। तो निकेल के भंडार और उत्पादन में भी उड़ीसा का एकाधिकार है। जैसे क्रोमाइट के उत्पादन भंडार में, उसी तरह निकेल के उत्पादन भंडार में उड़ीसा का एकाधिकार है। टिन पर चर्चा करते हैं। भारत में टिन के भंडार नहीं के बराबर पाए जाते हैं, यानी सीमित भंडार पाए जाते हैं। भारत में टिन न पाया जाता है, न ही ज्यादा उत्पादन होता है, न ही टिन की ज्यादा खाने हैं। भारत में टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। टिन का, ठीक है, भारत में केवल छत्तीसगढ़ में टिन निकाला जाता है। और छत्तीसगढ़ में भी प्रमुख टिन उत्पादक क्षेत्र बस्तर का पठार है। छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार है, बस्तर जिला भी है। तो बस्तर के जिले में टिन खोदकर निकाला जाता है। यहाँ पे लिखा है संपूर्ण उत्पादन कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में होता है। नेक्स्ट, बायराइट्स। बायराइट्स एक बहुत ही मजबूत धातु होती है। जैसे तेल कुओं की जब ड्रिलिंग की जाती है तो चट्टान को भेदने के लिए, छेदने के लिए बहुत ही मजबूत धातु चाहिए। तो
तेल कुओं की ड्रिलिंग में जिस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, ड्रिलिंग में एक मेटल होता है जो गोल गोल घूमता होगा बहुत तेजी से और अंदर चला जाता होगा, तो ड्रिलिंग तेल कुओं की ड्रिलिंग करने के लिए बायराइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बोलिएगा मत। बायराइट तीसरी धातु आज बता रहा हूँ। 95% भंडार आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा जिला है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा जिले में एक मंगमपेट भंडार है, जगह का नाम है मंगमपेट भंडार। दुनिया का सबसे बड़ा बायराइट्स का भंडार है। बायराइट्स उत्पादन में भारत का दूसरा या तीसरा स्थान, देख लीजिएगा। अभी मैं एक वीडियो में किस धातु में भारत का कौन सा स्थान है अलग से बता दूंगा, चिंता की बात नहीं है। तो बायराइट्स भारत में प्रमुखता से पाया जाता है, और सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के मंगमपेट भंडार में पाया जाता है। नेक्स्ट, अब धातुओं के प्रमुख इस्तेमाल देख लेते हैं। इस्पात कैसे बनता है? लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, निकल, 4 धातुओं का इस्तेमाल होता है। ऐसे तो बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है इस्पात बनाने में। चूने का भी इस्तेमाल होता है लोहा इस्पात बनाने में। कोयले का भी इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि लोहा पिघलाएंगे कैसे बिना कोयला जलाए? कोयला जला के लोहा पिघलाया जाता है। लेकिन धातुओं की बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग में 4 धातुओं का प्रयोग होता है। लोहा सबसे ज्यादा, उसके बाद मैग्नीज, फिर क्रोमियम, सबसे कम निकल का प्रयोग होता है लोहा इस्पात बनाने में। ये सवाल भी पूछा गया है। नेक्स्ट, मैग्नीज का प्रयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में भी किया जाता है। शुष्क बैटरी जैसे टार्च में या रेडियो में पीछे हम जो बैटरी लगाते हैं ना सूखी, उसमें जो मसाला होता है सूखा होता है, तो शुष्क बैटरियों के निर्माण में भी मैग्नीज का प्रयोग होता है। फेरोमैग्नीज क्या है? लोहे और मैग्नीज के मिश्र धातु को हम कहते हैं फेरोमैग्नीज। लोहे और मैग्नीज का मिश्र धातु है। कुछ मिश्र धातुएं हैं जो कि प्राचीन काल से ही बनाई जाती रही हैं। सिंधु सभ्यता के लोग तांबे को टिन में मिलाकर क्या तैयार करते थे? कांसा तैयार करते थे, कांसे। यानी तांबे को, कांसे क्या है? टिन और तांबे का मिश्र धातु है। ठीक है, तांबे को जस्ते में मिलाकर पीतल बनाया जाता है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है ना? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। और कांसे तांबा और टिन का मिश्र धातु है। इनमें से तांबा जस्ता ऊपर भी लिखे हैं नीचे भी लिखे हैं। तांबा जस्ता मिलाकर पीतल बनाते हैं, लेकिन तांबा जस्ता के साथ निकल मिला दीजिए, तांबा प्लस जस्ता बराबर पीतल। लेकिन तांबा प्लस जस्ता प्लस निकल बराबर जर्मन सिल्वर। ये जर्मन सिल्वर की धातुएं पहले बहुत ज्यादा पूछी जाती थी, अब चलन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कभी भी उठाया जा सकता है, याद कर लीजिएगा। तांबा प्लस जस्ता बराबर पीतल, तांबा जस्ता प्लस निकल, है ना? निकल पीतल से मिलता जुलता नाम है। तांबा प्लस जस्ता प्लस निकल बराबर जर्मन सिल्वर। हाँ, अगला है रोल्ड गोल्ड। तांबा और सोना का मिश्र धातु रोल्ड गोल्ड कहलाता है। तांबा और सोना का जो मिश्र धातु मिलाकर तैयार करते हैं उसे रोल्ड गोल्ड कहते हैं। छठा है जिप्सम, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस। हालांकि ये धात्विक खनिज नहीं है, हम तो धात्विक खनिज बता रहे थे ना, ये अधात्विक खनिज हैं जो कि क्या मिलाकर क्या तैयार किया जाता है, तो पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं। जिप्सम, चूना और सीमेंट, 3 चीजें मिलाते हैं। जिप्सम, चूना और सीमेंट बना मिलाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जो सीलिंग में या फिर जो पुट्टी होती है ना, पुट्टी, दीवालों को पेंट करने से पहले जो उसे चिकना करते हैं, खुरदरापन समाप्त करने के लिए जो पुट्टी रगड़ते हैं वो क्या होती है? पुट्टी, वॉल पुट्टी प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। या सीलिंग में डिजाइन बनाने के लिए पंखे की चारों तरफ जो डिजाइन बना होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। किसी का हाथ पैर टूट गया तो प्लास्टर, जो प्लास्टर होता है हाथ के आसपास, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, चूना नहीं होता है वो, है ना? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस 3 चीजों को मिलाकर बनाते हैं। जिप्सम, चूना और सीमेंट मिलाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देते हैं। ठीक है। 7वां, जस्ते का मुख्य प्रयोग लोहे को जंगरोधी बनाने में किया जाता है, और यही जस्ते का मुख्य प्रयोग है। सबसे बड़ा जस्ते की सबसे ज्यादा मात्रा का इस्तेमाल कहाँ होता है? लोहा इस्पात उद्योग में। लोहे को जंगरोधी बनाने में मुख्य प्रयोग, लोहे को जंगरोधी बनाने में। जैसे रेल की पटरियां, बरसात होता है लेकिन जंग नहीं लगता है। शीशा, लोहा इस्पात उद्योग में शीशे का सबसे ज्यादा उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। सवाल पूछा जा चुका है, किसी वर्ष में याद नहीं है। बायराइट, ऊपर भी बता दिया, बायराइट मंगमपेट भंडार में सबसे ज्यादा पाया जाता है आंध्र प्रदेश के। उपयोग तेल कुओं की ड्रिलिंग में होता है बायराइट्स का। हाँ, 9वां, टाइटेनियम। टाइटेनियम के बारे में मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है। टाइटेनियम एक मिश्र धातु है, ठीक है। प्रकृति में भी कभी कभी पाया जाता है, यानी 2 धातुएं आपस में इस तरह से मिल जाती हैं कि टाइटेनियम तैयार हो जाता है, लेकिन वो अशुद्ध होता है। शुद्ध टाइटेनियम
कारखाने में तैयार किया जाता है, दो धातुओं को मिलाकर। आप जरा गूगल सर्च करके पता लगाइए तो कि टाइटेनियम किन दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। मैं बताऊंगा, भूल जाएंगे। गूगल सर्च करिए कि किन दो धातुओं का मिश्र धातु है टाइटेनियम, इसे कारखाने में तैयार किया जाता है। टाइटेनियम की खास बात यह है कि पहले तो बता दें कि इसका महत्व क्या है। जो हम मिसाइल बनाते हैं ना, मिसाइल क्या करता है, विस्फोटक लेके जाता है। यहाँ से हम छोड़ेंगे, चाइना या पाकिस्तान में भी गिर सकता है, रूस में भी पहुंच सकता है अगर दूरी अधिक है तो मिसाइल उड़ता है तो जो भी उड़ने वाली चीज है वो हल्की होनी चाहिए, उनका खास शर्त है। अगर लोहे की तरह भारी होगा तो उड़ेगा कैसे, उड़ेगा भी तो गिर जाएगा, दिशा भ्रमित हो जाएगा वो। तो हल्का हो, दूर तक जाएगा। तो मिसाइल की जरूरत है कि हल्की धातु से बनाया जाए। इसी तरह मिसाइल के अलावा जो लड़ाकू विमान होते हैं बहुत स्पीड के साथ उड़ते हैं, लड़ाकू विमान में भी जरूरी है कि कोई हल्की धातु से बनाया जाए। इसके अलावा स्पेस शटल बनाते हैं, जैसे अमेरिका के पास तमाम तरह के स्पेस शटल रहे हैं। एक में कल्पना चावला दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। स्पेस शटल क्या होता है, स्पेस शटल हमारे वायुमंडल से बाहर जाता है। स्पेस शटल के बारे में हम जब साइंस पढ़ाएंगे तो उसमें हम अच्छे से चर्चा करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग वस्तु होती है स्पेस शटल। अंतरिक्ष यान अपने से नहीं जाता है, किसी उपग्रह के साथ उसे बांध दिया जाता है। उपग्रह उड़ता है और अंतरिक्ष यान स्पेस शटल को लेके उड़ जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से उपग्रह बाहर निकलता है और साथ ही अंतरिक्ष यान को भी लेके बाहर चला जाता है। जैसे ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से स्पेस शटल और वो उपग्रह बाहर निकलते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, फिर उपग्रह स्पेस शटल को अलग कर देता है। फिर वहां से, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वहां से स्पेस शटल अपने से उड़ते हुए जहां भी जाना है पहुंच जाएगा अंतरिक्ष में, है ना। तो स्पेस शटल को भी हल्का होना चाहिए। आप ये नियम जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हम किसी पिंड को किस वेग से फेंकें, हम किसी पिंड को किस वेग से उछालें कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए और कभी वापस न लौटे। क्योंकि हम अपने हाथ से कितना भी स्पीड के साथ पत्थर फेंकते हैं वापस आके गिर जाता है ना। कितना भी फेंकें वापस आना ही आना है उसे। लेकिन एक ऐसी गति होती है कि अगर हम उस गति या उस गति से अधिक किसी पिंड को ऊपर फेंक दें तो वापस नहीं आएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा और पृथ्वी का गोल गोल चक्कर लगाने लगेगा या अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। एक विशेष गति होती है, उस गति का नाम बताइए, कौन सी चाल के साथ फेंकना होता है, साइंस पढ़ाते समय जिक्र करूंगा। तो स्पेस शटल को हल्का होना चाहिए, तभी वो लंबी दूरी तय कर पाएगा। तो इन चीजों को बनाने के लिए हल्की धातु चाहिए। टाइटेनियम बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इससे लड़ाकू विमान बनाया जाता है, मिसाइलें बनाई जाती हैं, स्पेस शटल बनाए जाते हैं और भी युद्ध में प्रयोग आने वाली तमाम हथियार इससे बनाए जाते हैं। आपने साइंस फिक्शन पर आधारित हॉलीवुड मूवी देखी होगी, है ना, मुझे नाम नहीं आता है। तमाम हॉलीवुड मूवीज में दिखाता है कि रोबोट है, बड़ा बड़ा रोबोट होता है, आपस में लड़ते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े, कितना भी चोट लग जाए उनके अंग जल्दी टूटते नहीं हैं। खासकर आयरन मैन मूवी में जो हीरो जो कवच पहनता है किस धातु का बना है, उसमें बोलता है टाइटेनियम है ये। तो टाइटेनियम बहुत ही मजबूत होता है और साथ ही हल्का उसे होना चाहिए। तो टाइटेनियम का घनत्व तो इतना कम होता है, उसका घनत्व तो कम होता है इसलिए हल्का होता है। जिस वस्तु का घनत्व तो ज्यादा होगा वो भारी होगी। तो टाइटेनियम का घनत्व तो कम होता है लेकिन मजबूती बेमिसाल होती है। हल्का है, घनत्व कम है, हल्का है और मजबूती बेमिसाल। इसीलिए साइंस फिक्शन आधारित मूवीज में टाइटेनियम का खूब प्रयोग किया जाता है। एक और मूवी आई थी, उसमें रोबोट के आकार के दो बड़े बड़े होते थे, पहले समुद्र में उतरते थे क्योंकि खतरा समुद्र में था। उसमें आदमी रोबोट के माइंड में बैठ के उसे संचालित कर रहे होते हैं, ड्राइवर रहते हैं, माइंड में बैठते हैं। और जो रोबोट का आकार होता है किसी 10 तल्ले मकान जितना बड़ा होता है, तो उसे संचालित करते हैं और वो समुद्र में जाके राक्षसों से फाइट करते हैं। मूवी आपने देखी होगी। तो वहाँ टाइटेनियम का प्रयोग होता है, बहुत इंटरेस्टिंग धातु है, कभी आगे भी बात करूंगा साइंस पढ़ाते समय। आगे है, ठीक है, टाइटेनियम खत्म हो गया, ये धातु के उपयोग है, ठीक है, आज आपने पढ़ लिया। धात्विक खनिज खत्म, धात्विक खनिज उनके उपयोग खत्म। इसके बाद अगला वीडियो अधात्विक खनिज पर एक ही वीडियो होगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अधात्विक खनिज में क्या पढ़ना है, चूना पत्थर पढ़ेंगे, डोलोमाइट पढ़ेंगे, जिप्सम पढ़ेंगे, एक दो और धातु हैं। धात्विक खनिज के बाद आणविक खनिज या परमाणुविक खनिज, जैसे जिनके परमाणु में ऊर्जा होती है ना, यूरेनियम, ग्रेफाइट, थोरियम, बेरिलियम, है ना, और भी 3-4 हैं। खास महत्व यूरेनियम का ही है, बाकी सब उतने एक्टिव नहीं रहते हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव क्या होता है, यूरेनियम।
तो उसके बाद हम आणविक खनिज पढ़ेंगे। आणविक खनिज पढ़ने के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम ईंधन खनिज में उतर जाएंगे। ईंधन खनिज में कोयला पढ़ेंगे, पेट्रोलियम पढ़ेंगे, प्राकृतिक गैस पढ़ेंगे, ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है वो। तो इसी तरह से जुड़े रहिए। मैं वीडियो प्रयास कर रहा हूँ कि डेली 2 के 2 अपलोड करूँ और तेज़ी से इंडियन ज्योग्राफी समाप्ति की ओर बढ़े। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पे उतर आऊँगा और हिस्ट्री को साथ साथ लेकर चलूँगा। अभी थोड़ी सी कुछ न कुछ कारण ऐसा निकल जा रहा है कि थोड़ी सी व्यस्तता है। मैंने वेबसाइट की बात की, वेबसाइट में भी थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि तमाम चीज़ें हैं जो कि मुझे करनी है और तमाम कमियां हैं मेरे कार्यक्रम में भी, उन्हें दूर करना है वेबसाइट के माध्यम से। और मैं ये सारा काम अकेले तो नहीं कर रहा हूँ, निश्चित रूप से 1-2 लोग हैं मेरे साथ जिनको मैं लगातार अपने साथ रखा हुआ हूँ और ये काम करेंगे। गाइडलाइन मेरी रहेगी, दिशा निर्देश, और हार्ड वर्क उनका रहेगा। वेबसाइट भी चल निकलेगी। किसी ने कमेंट किया था कि सर आप इतना कुछ कैसे करेंगे, या तो आप झूठे सपने दिखा रहे हैं या तो उलझ कर रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आगे बढ़ेगा। आइडिया मेरा है, आदमी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि सब कुछ मैं ही करूंगा, है ना। एक ही व्यक्ति पूरी धरती में इतना बड़ा उपक्रम स्थापित कर देता है ना, तो इतना बड़ा उद्योग स्थापित कर देता है कि आप अकेले के बल पर नहीं करता है, बहुत से लोगों को अपने अंडर में करता है, वो काम करवाता है, तो सब कुछ होता चला जाएगा। इंतजार करिए, ठीक है, नमस्कार।